चेक चेक चेक। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। हाँ जी, आ जाओ सर। परफेक्ट। ऑलराइट दोस्तों, अरे अब ये क्यों आंख मार रहे हैं। चलो गाइस, आज की क्लास शुरू करेंगे। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैन 26 वाले हर बच्चे, ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या किया है सर हम लोगों ने। सर आपके पास चाहे कोई भी एडिशन हो, मेरा एडिशन 5 हो 6 हो, आप लोगों को ये वीडियो देखना जरूरी है। इस वीडियो में क्या है सर, इस वीडियो में बेसिकली सितंबर 2025 का जो पेपर था वो, उसके बाद आरटीपी जैन 26 आया वो, उसके बाद एमटीपी 1 और एमटीपी 2 जो आया, उन सबके जितने भी नए नए क्वेश्चन है सर, कुछ तो आईसीआई क्या है, साल में 3 बार अटेम्प्ट हो गया, इसलिए सेम क्वेश्चंस एमटीपी में दे रहे हैं। तो सेम क्वेश्चंस हटा के जितने भी नए क्वेश्चंस है उनका डिस्कशन किया है। सर ये सेम वीडियो मैंने सितंबर 25 के लिए भी डाला था, सेम वीडियो मैंने मई 25 के लिए और पुराने अटेम्प्ट्स के लिए भी डाला था। तो आप देख लो आपने बुक कब खरीदी है, उसके बाद के रिस्पेक्टिव वीडियोस आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हो। और साथ में ये पीडीएफ जो है कहाँ मिलेगा सर आप लोगों को, ये पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है, तो आप अगर मुझे बस 1 सेकंड देंगे तो मैं हाथ के हाथ तत्काल प्रभाव से ये मैं आपके पास जो है भेज दूंगा। एक ही सेकंड, एक ही सेकंड। 3 2, कहाँ गया भाई टेलीग्राम। हाँ, 3 2। और ये तुम्हारा कौन सा बैच है भाई, ग्रुप, मेन ग्रुप, मेन ग्रुप जो है। हे भगवान, कसम सब दिखा रहे हैं मेन ग्रुप छोड़ के। अब दिखाएगा। हाँ सर, ये मैंने आपके टेलीग्राम में कर दिया है सेंड। ठीक है, तो आप लोग जो है वहां से सर इसको एक्सेस कर सकते हो, और एक्सेस करने के बाद जो है आप इसको पढ़ करके फॉरवर्ड करना पड़ेगा तुमको। हाँ सर। अच्छा सेंड हो गया था, सॉरी। हाँ जी सर। सर तो ये जो है, ये आप लोग जो है इसको आप यूज कर सकते हैं और मेरे साथ साथ करेंगे सर हम लोग क्या, सेशन को पूरा खत्म। आ जाइए प्लीज मेरे साथ लग जाइए, अभी जितना भी पोर्शन, अभी जो भी टाइम वेस्ट हुआ उसको छोड़िए, आ जाइए सर सेशन शुरू करेंगे। दोस्तों मुझे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन जो है सितंबर 25 का मेजोरिटी क्वेश्चन इसमें जो आपको दिखेगा सर, वो मोर और लेस सारे के सारे क्वेश्चन सितंबर 25 के ही मिलेंगे आपको दोस्तों, क्योंकि सितंबर 25 में ही नया क्वेश्चन आया था। मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं एकदम लास्ट में लेना चाहूंगा सर। क्यों? क्योंकि थोड़ा हेवी क्वेश्चन था सर, हेवी ड्राइवर क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग लास्ट में लेंगे तो इसको क्या है, कोशिश करेंगे कि इसको लिख भी ले हम। आगे आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। सर चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 गुड क्वेश्चन, आ जाओ मेरे साथ। फॉरवर्ड ट्रूपर्स लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी engaged in manufacturing of wearable protective gear and accessories including helmets and shields for supply to the armed forces in the country. इट इज अ सब्सिडरी ऑफ सिक्योरिटी ट्रूपर लिमिटेड, उसकी एक कंपनी है सिक्योरिटी ट्रूपर लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है। सर फॉरवर्ड ट्रूपर की क्या है, एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, उसका फुल्ली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये चार लोग हैं। और क्या नंबर, भलता नंबर दिया है सर एकदम। The board of directors of Forward Trooper Limited have planned upon the scheme of financial assistance to facilitate the purchase of its shares by its employees. कौन shares खरीदेगा सर, एम्प्लॉइज शेयर्स खरीदेंगे उसका। मतलब सेक्शन नंबर 67 कहीं ना कहीं आ रहा है सर। आगे क्या किया कहता है, टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट which would be responsible for the purchase of shares of Forward Troopers Limited with the help of loan of 110 crore by the aforesaid company itself. The trustee therein would purchase the shares worth the above mentioned amount on behalf of the employees in accordance with the employee share scheme. हो इतना डेप्थ में तो कभी लॉ लिखने वाले ने लॉ नहीं समझा था जितना ICAI को समझ आ गया ये क्वेश्चन बनाते वक्त। इन्होंने क्या बोला, एक ट्रस्ट बनाएंगे जो 110 करोड़ का लोन लेगा, और लोन लेने के बाद वो क्या करेगा, कंपनी के शेयर्स खरीदेगा। ठीक है सर। दूसरा, टू प्रोवाइड लोन डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय फॉर टू द मैक्सिमम ऑफ द 5 मंथ सैलरी टू एनेबल देम टू बाई फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द, ये सिक्योरिटी, ये कौन सी कंपनी है सर, ये आपकी होल्डिंग कंपनी है। आप देखो फॉरवर्ड ट्रूपर्स कंपनी है, और ये जो सिक्योरिटी ट्रूपर्स है वो उसकी होल्डिंग कंपनी है। तो आप अपने एम्प्लॉय को छह, सर आपको याद है सेक्शन नंबर 67, उसमें मैंने बोला था यूं तो तुम किसी को लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते, यूं तो तुम किसी को लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते, पर आप जो है अपने एम्प्लॉय को 6 महीने तक की सैलरी दे सकते हो कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर्स खरीदवाने के लिए। तो यहाँ पे सर आप 5 कंपनी के या होल्डिंग कंपनी के, यहाँ पे आप 5 महीने तक की सैलरी दे रहे हो, तो ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हो।
ऊपर सर आपको 3 एक्सेप्शन याद है। पहला, अगर आप एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा लोन दे रहे हैं तो चल जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी स्कीम के तहत जो स्कीम को एसआर पास करके अप्रूव करवाए उस स्कीम के तहत अगर पेमेंट कर रहे हो, ये वो स्कीम की बात कर रहा है सर। फिर क्या कहते हैं, मिस्टर स्ट्रॉन्ग वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैज ऑल्दो अप्रूव्ड द फर्स्ट स्कीम बट हैव अपोज्ड टू द सेकंड। फर्स्ट वाला अप्रूव कर दिया, सेकंड वाला मना कर रहे हैं, क्लेमिंग दैट द एम्प्लॉइज कैन बी ग्रांटेड लोन फॉर परचेज ऑफ फॉरवर्ड ट्रूपर्स बट नॉट द होल्डिंग कंपनी। कहते हैं भाई तू ना अपनी कंपनी के शेयर्स बिकवा ले, अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स मत खरीदवा। सर वो सेक्शन 67 याद करो, उस कंपनी के लिए भी होता है और उसकी होल्डिंग कंपनी के लिए भी होता है। कंसिडरिंग द, उसके बाद क्या कहता है सर, कंसिडरिंग द प्रोविजन एंड द रेगुलेशन, पॉइंट नंबर 1, the validity of the decision of Forward Troopers Limited to provide a loan worth 110 crore to a trust to aid employees to buy the shares। सर ट्रस्ट को पैसा देंगे, ट्रस्ट एम्प्लॉय को पैसा देगा और शेयर्स खरीदवाएगा, पर शेयर्स ट्रस्ट जो शेयर्स जो है ना किसके नाम पे होंगे, ट्रस्टी के नाम पे। किसके नाम पे होंगे, ट्रस्टी के नाम पे। दूसरा बताओ, द वैलिडिटी ऑफ द कंटेंशन ऑफ मिस्टर स्ट्रॉन्ग ऑन द ग्रांट ऑफ लोन फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सिक्योरिटी ट्रूपर्स लिमिटेड। भाई सोचो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया होता तो, तुम्हारे एग्जाम में आया होता तो, हाँ सर आप समझो ऐसे हेवी क्वेश्चंस आते हैं सर, कभी कभी आते हैं, पर ये क्वेश्चन उतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। आपको सेक्शन 67 पता होना चाहिए कि आप अपने कंपनी का या उसके होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। आप अपने कंपनी के या उसके होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते आप किसी को खरीदने के लिए। उसमें जो दो एक्सेप्शन है उसमें ध्यान दो सर। पहले, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 67(2) क्या कहता है, नो पब्लिक कंपनी शेल गिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली any loan, guarantee or financial assistance for the purchase or subscription of shares of the company or its holding company। आप अपनी कंपनी के या होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए लोन नहीं दे सकते। बट एज पर 67(3), section 67(2) shall not apply to the provision of a company in accordance with any scheme approved through special resolution for the purchase of fully paid up shares in a company or its holding company if the purchase for shares are held by the trustee for the benefit of the employee। अगर आप एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ट्रस्टी होल्ड करता है शेयर्स, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां पे फिर कहता है सर, एज पर रूल 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हिच डील्स विद द प्रोविजन ऑफ मनी बाय परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स स्टेट्स दैट, पहला, company shall not make a provision of money for the purchase of securities of its holding company unless it complies with such condition including the scheme approved by the members by way of special resolution, and the value of the shares in aggregate shall not exceed 5% of the total paid up share capital plus free reserves। दोस्तों ये जो स्कीम बनाए हैं ना, ये स्कीम के लिए एक लिमिट डाल रखा है इन्होंने। लिमिट क्या है कि बेसिकली तुमको एसआर पास करना पड़ेगा और दूसरा 5% से ज्यादा एक्सिड नहीं कर सकता पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का। तुम कितने का लोन दे रहे हो, 1 से 10 करोड़। मेरे को बताओ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स क्या है। आपसे ना ये सब ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद समझ आया, लॉ के पेपर में कैलकुलेटर ले जाना मैंडेटरी है भैया। समझ रहे हो तो मेरी बात। तो सर आप देखो ये दोनों की लिमिट को ऐड करोगे आप तो क्या आएगा, आपका 5% ऑफ दिस टू विल बी 107.85 करोड़। पर आप 110 करोड़ का लोन दे रहे हो तो 110 करोड़ का लोन नहीं दे सकते। अरे सर ये सब कहां लिखा है सर, सर कहां लिखा है। आप अपना बुक खोलो, वहां पे नीचे एक बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि लिमिट कितना है, 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। सर तो ये चीजें क्या गहराई में जाते हैं, नहीं सर। चैट जीपीटी के जमाने में सितंबर 25 में घुस गए ये लोग। हम लोग क्यों कर रहे हैं सर, सेफ्टी पर्पस के लिए। आगे पढ़ो सर क्या लिखा है। आगे कहता है सर 67(2) का प्रोविजन नहीं लगेगा अगर आप लोन दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को जो डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन नहीं होने चाहिए, उनकी सैलरी 6 मंथ्स की सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप जो है लोन डायरेक्टली दे रहे हो एम्प्लॉइज को फॉर मैक्सिमम 5 टू एनेबल फुली पेड अप शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी इज नॉट वैलिड। कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी टू बी हेल्ड बाय देम बाय वे ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। हाँ 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 सुनो सर, इन टर्म्स ऑफ द अबव प्रोविजन द कंटेंशन ऑफ मिस्टर स्ट्रॉन्ग। सर ये जो स्ट्रॉन्ग का कंटेंशन है ना, ये इनवैलिड बोल रहे हैं। मतलब आप अपने नाम पे 6 महीने की सैलरी दे करके आप अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स खरीदने बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं बताऊं कि इतनी देर से मैं आपकी बात सुन रहा हूं सर, मेरे को कुछ समझ नहीं आया और मेरी फट अलग गई सर। मैं क्यों करने आया हूं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, पढ़ लिए इतनी देर तक, देर तक पढ़ लिए। सुनो दोस्त, इधर आओ। क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, एक कंपनी है फॉरवर्ड ट्रूपर्स, ठीक है। इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी कॉल्ड, कौन सी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है सिक्योरिटी ट्रूपर्स। एक कंपनी है सिक्योरिटी ट्रूपर्स, उसकी सब्सिडरी है। ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। ये सब्सिडरी कंपनी दो बातें कर रही है। वो कह रही है सबसे पहले मैं 110 करोड़ का लोन दूंगी एक ट्रस्ट को जो शेयर्स होल्ड करेगा उसके एम्प्लॉइज के बेनिफिट की। ठीक है सर।
दूसरा वो कह रहा है मैं अपने एम्प्लॉइज को 5 महीने की सैलरी का लोन देना चाहती हूँ होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है सर। सर लॉ कहता है एक कंपनी जो है किसी को भी लोन गारंटी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती अपने शेयर्स खरीदने के लिए या अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। पर उसके एक्सेप्शन में 3 एक्सेप्शन आते हैं जिसमें दूसरा एक्सेप्शन ये कहता है कि हाँ दे सकते हो अगर आपने कोई स्कीम बनाया है जहां पे एक ट्रस्टी होल्ड करेगा शेयर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। और ये स्कीम जो है ये स्कीम को अगर आपने एसआर से अप्रूव करवा लिया तो उसमें मैक्सिमम 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का हेल्प आप कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे 107.5 करोड़ तक का हेल्प कर सकते हो। 110 करोड़ का लोन जो देने चले थे वो आप नहीं दे सकते, आप मैक्सिमम 107.5 करोड़ दे सकते हो। ठीक है। दूसरी तरफ ये 5% है, ये दूसरा प्रोविजन है। दूसरी तरफ ये है दोस्तों, दूसरी तरफ ये है सर जो सेकंड ऑप्शन था जहां आप एम्प्लॉय को 5 महीने की सैलरी दे रहे थे वो थर्ड वाला एक्सेप्शन है। थर्ड वाला एक्सेप्शन कहता है कि सर आप किसी भी एम्प्लॉय को जो आपका की मैनेजर पर्सन नहीं होना चाहिए और जो आपका डायरेक्टर नहीं होना चाहिए उसको आप 6 महीने की सैलरी दे सकते हो। और 6 महीने की सैलरी दे सकते हो फुल्ली पेड अप शेयर्स खरीदने के लिए, चाहे वो कंपनी को हो या होल्डिंग कंपनी का हो। तो यहाँ पे मिस्टर स्ट्रॉन्ग क्या बोल रहे हैं कि लोन तो दे सकते हो लेकिन होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। गलत बोल रहे हो सर, आप होल्डिंग कंपनी के भी शेयर्स ले सकते हो। ये पूरे क्वेश्चन का पीएचडी है सर। समय नहीं है तुमको देने के लिए कि तुम इसको अब्सॉर्ब कर सको, पर इसको एक बार दोबारा जरूर देख लेना। सर देखो ना कितने लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है सर, दोबारा जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरी बात सुनो। दोस्तों, फैबुलस फैब्रिकेटर्स एंड मैकेनिक्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, listed public limited company incorporated in the year 2023 with the object to manufacture and engage in the construction of iron ore based infrastructure for various industries on a contractual basis. The company is having a paid up share capital of 200 crore divided in 865 members holding rights to vote in the meeting 200.30 crore. कंफर्ट छीन लेते हैं सर ये लोग स्टूडेंट का, ये सब चीजें डाल के कंफर्ट छीन लेते हैं। कहते हैं सर एक कंपनी है जिसका ये वाला सीन है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल इतना है और इतने शेयर है जिनके पास राइट टू वोट है। ओके सर। उसके बाद कहता है द एजीएम ऑफ द कंपनी वाज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 12th December 2023 एट द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द रायपुर छत्तीसगढ़। The board of directors decided to provide e-voting facility to its member in addition to the other modes despite the disagreement shown by Ms. Riddhi, one of the directors who was of the view that इस कंपनी में it is not mandatory to provide e-voting facility। सर आपको याद है ई वोटिंग फैसिलिटी देनी होती है अगर आपके 1000 से ज्यादा मेंबर है, पर इनके पास तो कितने मेंबर हैं? 865 मेंबर। तो क्या इनको ई वोटिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी? हाँ सर देनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ई वोटिंग का सुविधा देना पड़ेगा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट मेरे को बताओ। ऑन द डे ऑफ मीटिंग मिस्टर मोहन, one of the members who opted for e-voting could not exercise his option, was physically present at the meeting to vote. The chairman did not allow him to physically cast his vote on the pretext that he had opted for e-voting and now he cannot change his option and thus e-voting करना पड़ेगा। वो प्रेजेंट है तो भी वोट नहीं कर सकता। सर उसने ई-वोटिंग करूंगा बोला था पर नहीं कर पाया। अब मीटिंग में आ गया तो क्या मीटिंग में वोट कर सकता है? 200% वोट कर सकता है सर। अगर आप ई-वोटिंग में वोट कर चुके हो तो आप फिजिकल मीटिंग में वोट मत करना, पर नहीं कर पाए तो आप फिजिकल मीटिंग में दोबारा वोट कर सकते हो। तो ये मिस्टर मोहन वोट कर सकता है। Further, a matter regarding appointment of Mr. Keshav as a small shareholder director. Oh, ho. I was also to be discussed in the meeting therein, to which the legal team suggested that the same can only be undertaken by voting through postal ballot and not otherwise. सर एक डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, टू विच द लीगल टीम सजेस्टेड कि इसको तो वोटिंग पोस्टल बैलेट से ही करना पड़ेगा। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, तीन बातें बताओ। पहला, whether the contention of Miss Riddhi was correct as to provision of e-voting facility। नहीं सर, रिद्धि गलत बोल रही है। लिस्टेड कंपनी है तो इसको ई-वोटिंग का फैसिलिटी देना पड़ेगा। कैन द चेयरमैन स्टॉप मिस्टर मोहन टू फिजिकली वोट? नहीं सर बिल्कुल नहीं, आप उसको अलाउ करना पड़ेगा, सेक्शन 108। तीसरा, इज द सजेशन ऑफ लीगल टीम रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर केशव वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट वैलिडेट लॉ? तीसरे वाले का आंसर पढ़ेंगे, रुक जाओ जरा, रुको जरा बताता हूं मैं। पहला सर, कंपनी लिस्टेड है, 1000 मेंबर से भले कम हो तो उसको जो है उसको क्या करना पड़ेगा? कहां गया भाई? हाँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ई वोटिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी। इंग्लिश लिखते हैं द कंडीशंस शैल बी स्टेटेड आर डिसजंक्टिव एंड नॉट क्यूमुलेटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि लिस्टेड भी और 1000 मेंबर से ज्यादा भी होना चाहिए, क्यूमुलेटिव कंडीशन नहीं है, डिसजंक्टिव है। मतलब या तो लिस्टेड होनी चाहिए या 1000 मेंबर से ज्यादा। तुम्हारे बस का नहीं है, मेरे भी बस का नहीं है, छोड़ो ना। तो सर यहाँ पे ये वोटिंग देना पड़ेगा, मिस्टर मिसेस रिद्धि गलत है।
मिसेस रिद्धि को सर एक्चुअली शादी कर लेना चाहिए। क्यों पता है? नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है। दूसरा सर आप देखो, यहां पे कहते हैं नॉट ऑलरेडी कास्ट द रीवोटिंग शेल बी एबल टू एक्सरसाइज द राइट। सुनना मेरी बात ध्यान से दोस्तों प्लीज। सर इसमें यहां पे क्या कहता है, क्या चेयरमैन उसको रोक सकता है? नहीं सर, चेयरमैन को वोटिंग अलाउ करना पड़ेगा। वो बैलेट से या पोलिंग पेपर से या अदर ई वोटिंग से वोट कर सकती है, और रिमोट ई वोटिंग का अगर नहीं कर पाई तो इसलिए सर द चेयरमैन कैन नॉट डिप्राइव मिस्टर मोहन, आप मना नहीं कर सकते। उसी को खींच खींच के लिखा है सर। थर्ड वाले का आंसर देखो, एज पर सेक्शन 110 कंपनी पोस्टल बैलेट कहां कहां पे कर सकते हैं? याद करो सर, सच आइटम एज द गवर्नमेंट में डिसाइड शेल बी ओनली डन थ्रू पोस्टल बैलेट। और उसके अलावा कोई भी और आइटम हो अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, उसको आप पोस्टल बैलेट से कर सकते हो। अब देखो सर इनका, परसुएंट टू रूल 22, इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 151 ऑफ द एक्ट shall be transacted only by means of a postal ballot. Dear ICIG, डियर आईसीआईजी, हमको पता है कि आपने ये कॉन्सेप्ट अपने मॉड्यूल में दे रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मॉड्यूल में अगर लिख दो कि सेक्शन 149 से 470 दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, इसका मतलब आपका 149 से 470 पूछने का अधिकार मिल जाता है आपको। मेरे को एक बात बताओ, जब 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बच्चे नहीं पढ़ते, आपको क्या लगता है बच्चे पहले सीए फाइनल का एग्जाम देते हैं, फिर इंटर में जाने के बाद फिर फाउंडेशन लिखते हैं क्या, कि तुमको फाइनल का पढ़ा हुआ तो याद होगा? अरे नहीं होगा सर, क्यों बच्चे की एग्जाम में बैंड बजा रहे हो? क्यों उसको सर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट सीए फाइनल का बच्चा देखता है, उसकी फट लेती है। क्यों? मत पूछो, मत पूछो ना, बोलो तुम्हारा पेपर 90 मार्क्स का ही होगा, जाओ। हम तुमको 90 मार्क्स का पेपर ही लिखने देंगे, भले डिनोमिनेशन 100 का लिखेंगे, पर लिखने के लिए 90 मार्क्स ही देंगे। ऐसे क्वेश्चन तो मत डालो सर। सर मेरे को पता है, आपने सेक्शन 110 में पोस्टल बैलेट में, तुमको तुम्हारे बुक में भी मिलेगा कि 151 में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए पोस्टल बैलेट लगता है। तो मतलब मैं भगवान हो गया, मतलब बुक में लिख दिया, मतलब मेरे को ऐसा ओ हो सब याद हो गया मेरे को। डियर आईसीआईजी प्लीज, एग्जाम में वो नॉलेज चेक करो जो हम सीखते हैं और जो आप सिखाते हो, प्लीज। आ जाओ दोस्तों। सर क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? तुम बस इतना समझो, ये सिर्फ कहना इतना चाहता है कि सेक्शन 151 में अगर आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो पोस्टल बैलेट पास करना पड़ेगा। कौन बोला सर? ये सीजी बोला। तो भैया इसीलिए सजेशन ऑफ द लीगल टीम दैट अपॉइंटमेंट ऑफ केशव कैन बी ओनली अंडरटेकिंग थ्रू अ पोस्टल बैलेट इज वैलिड। आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू ही अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो तुम मेरी बात? कुछ भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है सर? कोई बात नहीं सर, पेपर देखना हमारा फर्ज है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। सर दूसरा क्वेश्चन बनाया इन्होंने, बाय क्वेश्चन वाज ड्राफ्टेड बाय सीए चैट जीपीटी। दोस्तों पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। कहता है आर्ट सपोर्ट लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी incorporated in 2018 having its registered office in Nashik, Maharashtra and engaged in the manufacture of sports shoe and related accessories. It has the following breakup of equity share capital and preference share capital. Miss Maratha, one of the elite member from Jaipur, holds in the name equity shares worth 6,50,000। सर मराठा करके एक, मार्था करके एक इलाइट मेंबर है जयपुर से, जो इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं 6,50,000 का ऑफ द कंपनी एज ऑन डेट, एंड ऑल्सो हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 3 lakhs, is concerned about the declaration to be made by her as mandated by the SBO rules। उसको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली 6,50,000 रुपए का शेयर है और इनडायरेक्टली 3 लाख रुपए। सर आपको पता है 10% इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। 10% मतलब क्या हो गया सर? आपके पास 1,20,000 में 12,000 शेयर भी अगर नहीं, ये कितना हो गया? 1,20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1,20,00,000। उसमें 12 लाख रुपए के भी शेयर्स आपके पास है, तो आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो जाओगे। She consulted CA Miss Marina, her friend, on the above issue and whether advised that since she is a significant beneficial owner directly and indirectly, she is required to file declaration as mandated by the rules. पहला, referring to the provision, decide the following: whether the advice given by Miss Marina, her friend, on the above issue is in line with SBO। क्या सेक्शन 90 में जो वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है? दूसरा, सर एसबीओ रूल्स जो है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सर एसबीओ रूल्स जो है वो कहता है आर एप्लीकेबल इन एवरी केस, कमेंट एंड मेंशन द इंस्टेंस इफ एनी वेयर दिस रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। अरे वो जो लास्ट में छोटा सा एक्सेप्शन नहीं होता क्या? पहले तो सर आप, पहले तो आप सुनो मेरी बात ध्यान से। पूछ चाहे वो जो भी ले, लिखना तुम जो तुमको आता है। तुमको पता है क्लास में मैंने तुमको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का बेसिक डेफिनेशन बताया कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मतलब जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10% ऑफ वोटिंग पावर, 10% ऑफ डिविडेंड या 10% ऑफ शेयर्स होल्ड करता है, या फिर
या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों शेयर होल्डिंग होनी चाहिए और उसका लिस्ट है सर। तो आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का बेसिक डेफिनेशन लिखोगे, यहाँ पे 10% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला के नहीं है, तो वो क्या नहीं बनेगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, तो डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा। फिर दूसरा सर, एक्सेप्शन में लास्ट में आप पॉइंट्स देखोगे तो कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स का एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन एज़ इट इज़ जैसा नोट्स में लिखे हम वैसा लिख करके आ जाना। क्या लिखता है सर? एज़ पर सेक्शन नंबर 90। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा ये बाएँ हाथ का खेल है, इट वाज़ अ टफ पेपर आई हैड टोल्ड यू। पर दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, एज़ पर सेक्शन नंबर 91 एवरी इंडिविजुअल हू आर एक्टिंग टुगेदर इंक्लूडिंग अ ट्रस्ट और एनी अदर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया holds beneficial interest of not less than 25% और such other person as may be prescribed। सर not less than 25% और other person इतना कुछ भी नहीं लिखना है सर, आपको लिखना है they have to make a declaration to the company। सर क्या बेनिफिशियल ओनर मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मींस इंडिविजुअल acting alone or together with someone satisfies one or more condition, 10 or more percent of shares, 10 or more percent voting power, 10% ऑफ डिविडेंड और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। जैसा मैंने नोट्स में लिखवाया है वैसा ही लिखना। तो यहाँ पे सर आपके पास 9,50,000 का शेयर होल्डिंग है पर 10% के लिए तो 12 लाख चाहिए, तो आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं हो, आपको डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा, फिर भी मैनेजेबल था सर ये। और किसको एप्लीकेबल नहीं है सर? सर आपका एसबीओ का डिक्लेरेशन आईपीएफ अथॉरिटी को, अगर ये सबको सीजीएसई लोकल अथॉरिटी को, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जैसे कि रीट हो गया, इनवीट हो गया, ये सबको एप्लीकेबल नहीं है। ये सर आपने जैसा नोट्स में लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसे नोट्स में लिखा है। इसमें न्यूनेस नहीं है सर। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, बस इन्होंने एसबीओ पूछ लिया जो ये यूजुअली नहीं पूछते थे। खोज-खोज के पूछा है सर इस बार इन्होंने। आ जाओ सर। आ जाओ सर चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1, मतलब मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क का क्वेश्चन है वापस। कहता है शिकागो ब्रिक्स आईएनसी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन शिकागो, एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ दीस थिंग्स। क्या करना है मेरे को इतना सारा जान के भाई? On 10th April 2022, it commenced manufacturing in India through its branch, engaged in the manufacture of fly ash bricks used in construction of building and other infra projects. The operation of the branch has been growing in the fast pace. The turnover of the branch since its commencement is, देखो turnover कैसे अलग अलग है branch का. As per the data available, the branch works based on 20% net profit margin. इसका 20% जो है ये इसका profit है. The branch is opposing to the above view and has submitted that although the CSR provision are applicable in the present case, but there was no requirement to constitute CSR committee and the above CSR function can be discharged by the board of directors themselves। सर ये ब्रांच क्या बोल रहा है? ये ब्रांच बोल रहा है ये कंपनी बाहर की कंपनी है, उसकी इंडिया की ब्रांच है। सर इंडिया में ब्रांच है मतलब आप फॉरेन कंपनी बन गए। ठीक है सर। कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर दिस कंपनी इज करेक्ट इन व्यू ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर कमिटी। सर क्या फॉरेन कंपनी को सीएसआर कमिटी बैठाना पड़ेगा? बोलो हाँ सर, हाँ कि नहीं? ये सर फॉरेन कंपनी को भी ये प्रोविजन लगेगा। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। दोस्तों, दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्या कहा मैंने आपसे कहा सर यहाँ पे आपको ये देखना है फॉरेन कंपनी और उसका ब्रांच। आपको सीएसआर कमिटी कब बैठाना पड़ते हैं? जब आपका नेट प्रॉफिट एक लिमिट से ज्यादा हो, टर्नओवर आपका नेटवर्थ एक लिमिट से ज्यादा हो और आपका टर्नओवर जो है वो एक लिमिट से ज्यादा हो, तो आपको सीएसआर कमिटी बैठाना पड़ेगा, जिसमें 3 डायरेक्टर होंगे, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। पर फॉरेन कंपनी की अगर वही बात करें सर, तो फॉरेन कंपनी में भी कुछ उसी तरीके से लोग होंगे, पर उनको क्या करना पड़ेगा? सीएसआर कमिटी बैठाना ही पड़ेगा। इसमें इतना लंबा जो आंसर लिखा है, इसमें कीवर्ड्स पढ़ेंगे सर, आ जाओ क्या कहते हैं? सर कहते हैं वेदर शिकागो इज करेक्ट इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर कमिटी और नॉट, ये पूछना पड़ेगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय एनालाइजिंग सेक्शन 135। अकॉर्डिंग टू 135, नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, 500 सॉरी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो उनको सीएसआर कमिटी बैठाना पड़ेगा, जिसमें 3 डायरेक्टर होंगे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। उसके बाद कहता है सर सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है तो 2 डायरेक्टर होंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद कहते हैं सर एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एंड अ फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स ब्रांच ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया शैल कंप्लाई विद 135। तो अगर एक फॉरेन कंपनी है जिसका इंडिया में ब्रांच है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? 135 कंप्लाई करना पड़ेगा। सर उसको अपने प्रॉफिट का 2% नेट प्रॉफिट जो है उसको सीएसआर का खर्चा करना पड़ेगा। पर उसके बाद याद रखना सर, अगर अमाउंट जो उसको खर्चा करना है वो 50 लाख से कम है, याद है ये एक्सेप्शन, where the amount that is to be spent is does not exceed 50 lakh rupees, then the requirement of CSR committee shall not be applicable और ये फंक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्चार्ज करेगा। यहां पे सर मेरे को बताओ इस अबव प्रोविजन में सीएसआर कमिटी का चेक करेंगे। कहता है सर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 कहता है नेट प्रॉफिट है 17 करोड़ का, कैसे? 20% ऑफ 85 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आप पिछले साल का देखोगे सर, आप पिछले साल का देखो, नेट प्रॉफिट है ये, इसका
बोलो नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इसका 20% उसका नेट प्रॉफिट है, तो आप समझो 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो आप समझो सर नेट प्रॉफिट तो 5 करोड़ से ज्यादा है। ऑल्दो इट्स टर्नओवर इज लेस देन 1000 करोड़, तो भैया उसको सीएसआर कमिटी का प्रोविजन लग जाएगा। इन टर्म्स ऑफ द अबव प्रोविजन वी कैन कैलकुलेट द सीएसआर अमाउंट टू बी स्पेंट। तो आप देखो सर पिछले 3 साल का एवरेज लेके सीएसआर अमाउंट सिर्फ 30 लाख रुपए आ रहे हैं। आप देखो सीएसआर का अमाउंट सिर्फ 30 लाख आ रहे हैं, मतलब 50 लाख से कम है। तो ऑल्दो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इसको सीएसआर कमेटी लग जाता, पर क्योंकि सीएसआर का खर्चा 50 लाख से कम है, तो उसको सीएसआर कमेटी का प्रोविजन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी शेल नॉट बी एप्लीकेबल, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको डिस्चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इनका व्यू है वो जो यहाँ पे, देयरफॉर द व्यू ऑफ शिकागो ब्रिक्स इज नॉट correct as to applicability of formation of CSR committee, and the function can be discharged by the board of directors of the Indian branch। मतलब वो जो बोल रहे हैं नहीं नहीं हमको जो है सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा सर, उनका इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिस्चार्ज कर लेगा। तो क्वेश्चन कौन से पॉइंट में था कि आपकी लाइबिलिटी सीएसआर की 50 लाख से कम है, तो आप देखो आपको 3 साल का आपको इस ब्रांच को एक इंडियन कंपनी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा सर, अपने ईज के लिए। इसको इजी बनाने के लिए इस ब्रांच को इंडियन कंपनी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। मैनेजेबल क्वेश्चन था, इजी नहीं बोलूंगा पर मैनेजेबल था, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिख के स्कोर कर सकते थे इस। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं यार, पेपर समझ रहे हो तुम? हाँ, बोलो। बेचारे सितंबर 25 वाले बच्चों पर इसमें अच्छी चीज क्या होती है सर, फिर जब इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो ग्रेस मार्किंग मिलती है, थोड़ी सी ग्रेस मार्किंग मिलती है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे बच्चे जिनको 40 की भी उम्मीद नहीं थी, 50-55 आया है। ओके, आ जाओ दोस्तों। सर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या कहते हैं? शार्प सर्जिकल लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंगेज्ड इन द फाइव मैन्युफैक्चर ऑफ, ये 5 हर जगह कहाँ पे आया पता नहीं। एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, शायद कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है। एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्जिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन अ नेशन वाइड चेन ऑफ डीलर्स एंड रिटेलर्स टू फैसिलिटेट द ट्रेड। It was incorporated in the year 2020. It has a paid up share capital of this much with a free reserves of this much and with a secured business term loan of this much from GHL Bank. Lamb Bell and Associate Chartered Accountant was appointed as a statutory auditor for the aforesaid company. During the audit of the accounts, Mr. Lambell, the senior partner of the auditing firm, shared the following observation with Mr. Sharp, one of the promoters, said, out of the above term loan, 3.15 crore were suspected to be used for the purpose other than business in providing unsecured loan to private individuals in the company. हमने देखा ये 3.25 करोड़ का लोन आपने किसी और को दिया है। Mr. Reith, one of the officers in the company, was suspected to have siphoned an amount of 0.15 crore. चोरी हुई है, मतलब कुछ तो फ्रॉड का केस है, कहीं ना कहीं मेरे को ये फ्रॉड का रिपोर्टिंग लग रहा है सर। अभी तक तो Mr. Lampel, having the reasons to believe that the above two are frauds, within 2 days of the detection informed the audit committee and asked for its reply so that the central government can be informed on the suspected fraud of 3.15 crore. ठीक है सर। Further, he emphasized that the mention of the case of suspected of 0.15 crore for the audit committee. Further, he emphasized the mention of the case. ठीक है, Mr. Sharp requested the auditors not to report any matters to the central government. Rather, they can mention both the above matters in the director's report to be prepared under 134. वो बोल रहे हैं हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे, सीजी को मत बताओ। The above request of Mr. Sharp was based on the reasoning that it was, तुम ना अभी बहुत लेट हो गया मेरे को बोलने के लिए, पर ये क्वेश्चंस मेरे पढ़ने की जगह तुम पॉज करके पढ़ लोगे, और जितनी देर मैं पढ़ रहा हूं उसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, आगे पढ़ो सर। The above request of Mr. Sharp was based on the reasoning that it was only a case of suspected fraud and same is a matter of investigation on part of the company. दो अलग अलग फ्रॉड मिला है सर, एक 3.25 करोड़ का फ्रॉड मिला है, एक 0.15 करोड़ का फ्रॉड मिला है। मेरे को बताओ सर, जब फ्रॉड में 1 करोड़ का लिमिट होता है, वो सारे फ्रॉड का एग्रीगेट होता है कि इंडिविजुअल फ्रॉड का होता है? दोस्तों वो इंडिविजुअल फ्रॉड का होता है। तो अगर बड़ा फ्रॉड है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है, तो सीजी को बताना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, भले सस्पेक्टेड ही क्यों ना हो। पर अगर छोटा फ्रॉड है तो आप सीजी को नहीं भी बताओगे तो चलेगा, आप डायरेक्टर्स को बता देना, डायरेक्टर्स अपने रिपोर्ट में उससे डील कर लेंगे, ये बता के कि क्या फ्रॉड था, कितने अमाउंट का फ्रॉड था और हमने क्या एक्शन लिया है। ठीक है, अब देखो सर क्या कहते हैं, वेदर लैम्बेल एंड एसोसिएट सीए शुड रेस्ट्रिक्ट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव फ्रॉड ऑफ 3.15 करोड़ एज रिक्वेस्टेड बाय मिस्टर शार्प, वेदर व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ऑडिटर। कुछ नहीं सर, ऑडिटर ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट भेजेगा, ऑडिट कमेटी और बोर्ड को इमीडिएटली भेजेगा, मतलब 2 दिन के अंदर वो सामने वाले रिप्लाई करेंगे 45 डेज के अंदर। उस रिप्लाई को लेकर के आप सीजी के पास चले जाओगे, अगर नहीं रिप्लाई किया तो भी सीजी के पास चले जाना, क्योंकि 1 करोड़ से बड़ा का फ्रॉड है।
ठीक है। मैटर शेल बी रिपोर्टेड टू सीजी। क्या प्रोसेस होगा सर? पहला, आप ऑडिट कमेटी और बोर्ड को बताओगे 2 दिन के अंदर, जो अपना रिप्लाई करेंगे 45 डेज के अंदर। रिप्लाई आ गया तो रिप्लाई में खुद का कमेंट जोड़ के बोर्ड को, सीजी को भेज देना 15 डेज के अंदर। नहीं आया तो जब 45 डेज खत्म होता है तब सीजी को रिपोर्ट भेज देना। उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू भेजना पड़ेगा और स्पीड पोस्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी भेजना पड़ेगा इन ADT4। ये प्रोसेस अब चेंज हो गया है सर आज के डेट में, पर जैन 26 वालों के लिए सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर छोटा फ्रॉड होगा तो क्या करना पड़ेगा? आप जो है अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो, सीजी को बताने की जरूरत नहीं है। ये रिलेटिवली मैनेजेबल था सर। बट मजे की बात क्या है, सेक्शन 143(12) पे क्वेश्चन आया है जो अभी तक नहीं आया था, ठीक है। ओके, बोलो ओके। थोड़ा सा और बचा है सर, आ जाओ। सर MTP2 जो अभी जैन 26 का, परसों MTP कल आया जो हमारे हाथ में, उसमें क्या क्वेश्चन है देखना जरा मेरे साथ साथ। कहते हैं सर, मिस्टर राम इज द ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ही इज रिजाइंड व्हाइल on 31st December while the financial year ends on this. Explain the provision regarding filling of such a vacancy. Would your answer be different if it is other than government company? ये तो रिवीजन का क्वेश्चन है सर। सर अगर कैजुअल वैकेंसी हो गया तो क्या करेंगे? कैजुअल वैकेंसी हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा, पर ये गवर्नमेंट कंपनी है पहले, तो गवर्नमेंट कंपनी में CNDG 30 दिन में अपॉइंट करेगा, नहीं कर पाए तो बोर्ड 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा। और उसके बाद सर कैजुअल वैकेंसी अगर अदर दिन गवर्नमेंट कंपनी में है तो सर उसको शेयर होल्डर, उसको बोर्ड फिल करेगा 30 दिन के अंदर, और उसके बाद ये ऑफिस जो है नेक्स्ट AGM तक होल्ड करके रखेगा। और सर अगर रेजिग्नेशन का केस है क्योंकि, तो आपको जनरल मीटिंग में 3 महीने के अंदर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। सर ये मेरे को लॉ जैसा लगा सर, थोड़ा सा ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन कराते तो कॉन्फिडेंस आ जाता सर। ये क्या चाटा मारे हो आप थोड़ी देर पहले हमको? हाँ, व्हाट वाज दिस? ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? आ जाओ सर, दोस्तों आ जाओ। उसके बाद आ जाओ सर, ये लास्ट आप लोगों का फेमा का क्वेश्चन है। एक है फेमा के बाद, और LLP का भी एक क्वेश्चन है। आ जाओ दोस्तों, फेमा का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। आ जाओ। कहते हैं सर, हेवी लोडर्स इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मैं पागल हो गया हूँ कि ये पागल हो गए हैं कि हर जगह जो ये बोलते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लोडर व्हीकल्स, में क्या करूं? ठीक है। It is planning to expand its business outside India and hence has come in the contact with Mr. Fred, an American citizen working as an agent of the company planning to secure business in USA. Mr. Fred has informed the directors of Heavy Loaders Limited that another Indian company engaged in the commercial construction business has a requirement of 25 loader vehicles for its wholly owned American subsidiary company. है सर, एक हेवी लोडर्स लिमिटेड करके कंपनी है, वो कहता है, सुनना, उसमें मिस्टर फ्रेड उसको इन्फॉर्म किया है डायरेक्टर्स को, जो ये इनका जो एजेंट है, उन्होंने इन्फॉर्म किया है दैट एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन दिस बिजनेस, उनको 25 लोडर व्हीकल्स चाहिए फॉर इट्स होनली ओन्ड अमेरिकन सब्सिडरी कंपनी। Heavy Loaders Limited supplied the required loader vehicles with an invoice value of USD 350,000 in exchange of allotment of equity share capital of the same worth in an American company. Mr. Fred has asked for an export commission of 15% of the invoice value supplied. Heavy Loaders Limited, to which Heavy Loaders Limited refused to pay on the ground that maximum commission can be 10%. सर याद है आपको, एक्सपोर्ट में आप कमीशन देते हो, पर शेड्यूल 1 में एक प्रोहिबिशन था कि आप एक्सपोर्ट पे कमीशन नहीं दे सकते। एक्सपोर्ट इज टुवर्ड्स जॉइंट वेंचर और अ होनली ओन सब्सिडरी, उसमें आप कमीशन नहीं दे सकते। एक्सपोर्ट कमीशन में लेकिन एक एक्सेप्शन था कि आप 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू दे सकते हो टी और टोबैको के केस में। वो यहाँ पे वो एक्सेप्शन नहीं है, टी और टोबैको का केस नहीं है, तो यहाँ पे आप रत्ती भर का कमीशन नहीं दे सकते। कंसिडरिंग द प्रोविजन, पहले बताओ वेदर द अबव ट्रांजैक्शन इज कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बैच में इस क्वेश्चन की राइटिंग भी कराई है। सर क्या इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा? यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का डेफिनेशन मिलेगा, लिखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया एनी गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। इन दिस केस क्योंकि इंडिया से बाहर जा रहा है तो एक्सपोर्ट तो माना जाएगा। दूसरा, व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एजेंट कमीशन दैट कैन बी गिवन? सर यहाँ पे शेड्यूल 1 के हिसाब से प्रोहिबिशन है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कमीशन नहीं दे सकते। इट इज कंप्लीट प्रोहिबिशन। क्वेश्चन इजी है, देखो ना, आंसर 10 लाइन का है, क्वेश्चन 12 लाइन का है। ये ICI है सर। आपको इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी रीडिंग स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब क्या बढ़ाओ सर, एग्जाम 1 महीने पे है, अब क्या मैं आयुर्वेदिक दवाई खाऊं? मैं कुछ नहीं कर सकते सर, एग्जाम इतना टफ इस बार नहीं आएगा, बस ये दुआ कर सकते हैं। पर आएगा तो भी तुम ये देख के तुमको समझ आना चाहिए कि संभाल लेंगे सर बीच बीच से घुस के। Enumerate the circumstances and the forms of business as mentioned in the Foreign Exchange in the Foreign Exchange Management Act in the Foreign Exchange Management Act
in which a person resident outside India is absolutely prohibited from making an investment in India. बोलो सर. सर कौन से केस में सर्कमस्टेंस बताओ जहां पे वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. सर आपको सिर्फ वो नाम लिखने हैं. चिट फंड का बिजनेस हो गया, निधि कंपनी, प्लांटेशन बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, टीडीआर वगैरह, ये सब आपको लिखना है. ये आप लोगों ने क्लास में सीखा है सर. इसको 5 पॉइंट्स लिख सकते हो, 4 मार्क्स. ये इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था. ये डायरेक्ट क्वेश्चन था. ठीक है. ठीक है. ओके. ओके गाइस. सर आ जाओ लास्ट क्वेश्चन एलएलपी में. Hari HPP, Harish, Priyam, and Priyesh are three advertising professionals and specialized in the field of creating short advertisement films for various FMCG. For various FMCG, they are engaged in their business separately as sole proprietor, but they have now decided to join hands and form a limited liability partnership. On 10th April 2024, they e-form run LLP is filed, and thereby they reserve their name as an LLP as HPP and Associate Limited, which has been approved by registrar along with the e-form. The e-form Philip has also been filled containing details of the partners in their consent. हाँ तो गप मार ले मेरे से. मेरे जिंदगी में मैं लोनली फील करता हूँ ना, इसलिए तो पेपर मुझसे गप मार रहा है. हाँ. Meanwhile, even after incorporation as HPP Limited, on the LLP could not finalize the LLP agreement as Harish and Priyam have agreed to contribute 1.15 crore to the LLP, whereas Priyesh has desired and insisted to monetize his future services for 1 year to the LLP as his capital contribution. बोले मैं पैसा नहीं दूंगा, 1 साल काम कर दूंगा फ्री में. Which has been opposed by the other two partners as beyond law. कहते हैं law के beyond है ये. However, a consensus was drawn between the three, and a common consensus LLP agreement was submitted on 20 May. 20 दिन बाद सबमिट हुआ सर. एलएलपी कब बन गया था? 10 अप्रैल को. और उसके बाद 20 मई को. द एलएलपी हैज फर्दर प्लान टू इंडक्ट दिस कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वन ऑफ इट्स मेंबर. आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबर बनाना चाह रहे हो? पागल हो क्या सर? वेदर द रजिस्ट्रार वुड एक्सेप्ट एलएलपी अग्रीमेंट सो सबमिटेड आफ्टर 20 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. दोस्तों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना. सर एलएलपी के लिए क्या कहता है? एलएलपी अग्रीमेंट जो है फॉर्म 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, तो आपको 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा. रजिस्ट्रार विल एक्सेप्ट द एलएलपी अग्रीमेंट व्हिच हैज बीन सबमिटेड आफ्टर 20 डेज इन कंप्लायंस विद लॉ. मतलब as per rule, every LLP shall file information with regard to LLP agreement in Form 3 with the registrar within 30 days. Proviso to the above rule also specify that changes made therein shall be filed with the registrar within 30 days. मतलब आप 30 दिन के अंदर भरोगे सर. यहाँ पे आपका एलएलपी कब इनकॉर्पोरेट हुआ है? सर ये 30 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो आपने 20 दिन के बाद भरा, लेकिन 30 दिन के पहले भर दिया, तो 30 दिन में आप इनकॉर्पोरेट, आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद कहता है सर दूसरा पॉइंट क्या है? क्या कंट्रीब्यूशन आप ले सकते हो? सर यहाँ पे कहते हैं कंट्रीब्यूशन टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल कुछ भी होता है. इसीलिए जो प्रियेश बोल रहा है कि मैं 1 साल का सर्विस दूंगा, इट इज टेनेबल. इसलिए बाकी पार्टनर्स गलत बोल रहे हैं. ये 1 साल की सर्विस के फॉर्म में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है. और तीसरा सर सेक्शन 5, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी पार्टनर. बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आता, इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनर नहीं बन सकती. तो आप देखो सर 5 मार्क के क्वेश्चन में तीनों पॉइंट का आंसर कितना सिंपल था. पहला वाला सर जहां आपको कुछ नहीं आता वहां 30 दिन तो आते ही, कि 30 दिन में भरना था, तुमने 20 दिन में भर दिया, वेरी वैलिड, नो प्रॉब्लम. दूसरा सर आपका ऑपोजिशन की ये कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन इन काइंड दे सकता हूं क्या? आप दे सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल कुछ भी दे सकते हो. अगेन डिफिकल्ट सर. पर तीसरा क्या कहता है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंड्यूस कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आता है. बाप रे, क्या पेपर था सर ये सितंबर 25 का. आ जाओ सर. नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा पेपर नहीं था. तुम ये मत सोचो वाह यार, नहीं था. आ जाओ सर. अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 1 रीड करोगे. मैं फिर तुमको क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखवा के भी तुमसे लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इज अ गुड क्वेश्चन, और मैं आपको लिखवा के भी लूंगा. पर मैं नहीं चाहता सर मैं पढ़ के, मैं लिख के, मैं सीखूं. तुम लोग 2 मिनट लेके इसको रीड करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. इसको रीड करो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे. मैं पानी लेके आता हूँ सर तब तक. रीड करो, फिर मैं सीधा डिस्कस करके लिखाना शुरू करूंगा.
हो जाए तो डन का मैसेज देना दोस्तों। गाइस, चलो सर। सर मैं क्या करवाने वाला हूं अभी आपको, अभी मैं जो है इस पूरे क्वेश्चन का, जो बेसिकली हमारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 26 बनेगा, इसका मैं आपको आंसर राइटिंग करवाऊंगा सर। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा तिरछा है सर। आप एक बार क्वेश्चन मेरे तरफ से समझ लो। एक कंपनी है यहाँ पे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है सेक्शन नंबर 25 पे है मेजरली। ठीक है। कुबेर वाला पॉइंट पूरा अलग कर दो, कुबेर वाला पॉइंट अलग है। पहले आप ये क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना इसको मेरे साथ लिखने के पहले। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 25 ऑफर फॉर सेल की बात करता है कि कंपनी ने एक इंटरमीडियरी को अपने शेयर्स अलॉट किए और वो आगे ऑफर फॉर सेल करके पब्लिक के पास चला गया। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या है, श्रीधा बुकमार्क्स लिमिटेड जो एक कंपनी है, उसके, सुनना मेरी बात ध्यान से, एंगेज इट इज एंगेज्ड इन द पब्लिकेशन, इट इज एंगेज्ड इन द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स रिलेटेड टू लेबर वगैरह वगैरह, इज प्लानिंग टू रेज 10 करोड़ फ्रॉम पब्लिक। ठीक है। पहला, उसने दो डिफरेंट मर्चेंट बैंकर को असाइन किया है। पहला है ZFG एंड एसोसिएट, दूसरा है बुल इन्वेस्टमेंट। एक एक करके समझना। तो एक्ट एज इंटरमीडियरी फॉर 60% ऑफ द अबव फंड एंड रेस्ट डायरेक्टली कुबेर को इशू कर देगा। ठीक है। हु इंटेंड्स टू ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक थ्रू इनवाइटिंग बिड्स एट द फ्लोर प्राइस। ZFG जो है इज अ पार्टनरशिप फर्म, एक फर्म है सर, और उनको 4 करोड़ का इक्विटी शेयर मिला था 1 अप्रैल 2024 को। बुल जो है वो एक कंपनी है और उसको 2 करोड़ का इक्विटी शेयर मिला था वही 1 अप्रैल 2024 को। सर अब इन्होंने ऑफर डॉक्यूमेंट्स बनाए और उसको इशू कर दिया। कब किया? 10 अक्टूबर और 25 सितंबर रिस्पेक्टिवली। बुल इन्वेस्टमेंट के केस में इट वाज साइन बाय ओनली वन डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी। बुल इन्वेस्टमेंट के केस में सिर्फ एक डायरेक्टर ने साइन किया। बोथ द इंटरमीडियरीज हैव पेड ऑफ द फुल कंसिडरेशन टिल द डेट ऑफ ऑफर। उन्होंने पूरा पैसा दे दिया है। कुबेर की पॉइंट बाद में बात करेंगे सर। बताओ वेदर द ऑफर फॉर सेल मेड बाय द इंटरमीडियरीज इज वैलिड और नॉट। सर आप सिंपल सा पहले फंडा ये समझो राजा। फंडा ये है कि आप दोनों को अलॉटमेंट कब हुआ था शेयर्स का? 10 अप्रैल 2024 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। 10 अप्रैल 2000, सॉरी, हाँ, 1 अप्रैल 2024 को। अब आपको याद है सर, आपको याद है ऑफर फॉर डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब माना जाता है? अगर आप सामने अलॉट करते हो विद व्यू दैट इट शैल बी ऑफर्ड फॉर सेल टू पब्लिक। सर विद व्यू, वहां पे एक प्रिजम्पशन आता है कि अगर आप 6 महीने के अंदर ऑफर कर दो या जब आप ऑफर कर रहे हो तब फुल कंसिडरेशन पेड नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका इरादा पब्लिक के पास जाने का था और उसको डीम प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। और सर अगर आप पहला केस देखो, वो जो ZFG एसोसिएट्स है, उन्होंने कब इशू किया सर? उन्होंने इशू किया 10 अक्टूबर 2024 को। मतलब ये 6 महीने के बाद इशू किया है। और दूसरा, यहाँ पे फुल कंसिडरेशन भी पे कर दिया था, पूरा कंसिडरेशन भी पे कर दिया था। तो जनरली सर सेक्शन 25 नहीं लगेगा। पर ऑन द अदर हैंड जो बुल इन्वेस्टमेंट है, उसने इशू किया 25 सितंबर 24 को, विच इज लेस देन 6 मंथ्स के अंदर। डेफिनेटली ये प्रिजम्पशन ट्रिगर हो गया और इसको सेक्शन 25 एप्लीकेबल हो जाएगा और जिस डॉक्यूमेंट से उसने ऑफर किया है उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। अब सर उसमें याद रखो, डीम्ड प्रोस्पेक्टस लगेगा मतलब सेक्शन 25 लगेगा।
और सेक्शन 25 लगेगा मतलब आपको जो वो पॉइंट था कि अगर एक फर्म है तो कितने लोग साइन करेंगे, एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर्स, और अगर कंपनी है तो कितने लोग साइन करेंगे, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, वो प्रोविजन लग जाएगा। फिर अगर 2 डायरेक्टर साइन करने थे और आपने अगर एक ही डायरेक्टर साइन किया है तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये इनवैलिड कहलाएगा। ये पहले हमको प्रोविजन समझ आना चाहिए, कैसे तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे को कि वो इस लेवल पे एग्जाम में सेक्शन 25 जैसा सेक्शन लिख पाएगा। अब सर इसका आंसर पहले ये वाले पॉइंट का पूरा आंसर मेरे साथ लिखो, फिर मैं उसके बाद कुबेर वाला लिखवाऊंगा, पूरा अच्छे से लिखवा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आ जाओ अपने नोट्स खोलो, नोट्स में लिखो सर, नोट्स में लिखो। ये नोट्स आपको बाद में नहीं मिलेंगे, आप मेरे साथ साथ क्लास में ही लिखोगे तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। लिखो आंसर 26 चैप्टर 3। ठीक है सर, हम सितंबर 25 वाला क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं? लिख लो ना भाई, आ जाओ सर, लिखो सर। कहता है पहले, एज पर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 25 अंडरलाइन करो, वेयर अ कंपनी अलॉट्स, वेयर अ कंपनी अलॉट्स any securities with a view, with a view that such securities shall be offered for sale to public, comma, the document through which such offer to public is made shall be deemed to be prospectus. It will be deemed to be prospectus. उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखो सर, मेरे को दूसरा वो 2 पॉइंट लिखने हैं assumption के। लिखो unless the contrary is proved, मतलब इसके अलावा जब तक कुछ और प्रूव नहीं होता, इट शेल बी एविडेंट दैट allotment is made with a view, with a view that securities shall be offered to public, comma, if number one, point A, such offer to public is made within 6 months. Such offer to public is made within 6 months. or or point number B, at the date of such offer, comma, whole consideration, क्या कहा मैंने, whole consideration, full consideration has not been received by the company, कंपनी के पास पूरा पूरा पैसा नहीं आया है।
होल कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट सर हम लोग सिग्नेचर के बारे में लिखेंगे। लिखो सर थर्ड पॉइंट, सिग्नेचर। वेयर द वेयर रुको, वेयर द पर्सन मेकिंग सच ऑफर इज अ कंपनी, अंडरलाइन करो कंपनी, और अ फर्म। सर इसमें ऊपर कीवर्ड्स अंडरलाइन करते जाना, जैसे कैसे विद इन 6 मंथ्स होल कंसिडरेशन मैंने अंडरलाइन किया, ये आदत बन जाती है धीरे धीरे। इज अ कंपनी और अ फर्म, कॉमा, इट शैल बी sufficient, it shall be sufficient if such offer document is signed by two directors of the company, और टू डायरेक्टर्स को अंडरलाइन करो, टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और at least one half of the partners in firm। या तो वन हाफ पार्टनर्स होने चाहिए, या तो वन हाफ पार्टनर होने चाहिए, दो डायरेक्टर या वन हाफ पार्टनर साइन करना चाहिए। ठीक है, क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? अब हम लोग क्या करेंगे सर, एक एक केस एग्जामिन करेंगे। ठीक है, आप पहले हेडिंग लिखो, ZFG एंड एसोसिएट। ये क्या है सर? ये बेसिकली इसको हमने क्या किया था, इसको शेयर्स अलॉट किए थे। ठीक है, देखो यहां पे ऑन 1 अप्रैल 2024 शेयर्स ऑफ श्रीधर लिमिटेड वेर टू अलॉटेड टू ZFG। ठीक है, ZFG सेकेंड पॉइंट लिखो, इशूड ऑफर डॉक्यूमेंट on 10th October 2024, that is beyond 6 months after allotment। अलॉटमेंट के 6 महीने के बाद आपने अगर इशू किया है, 6 महीने के बाद अगर आपने इशू किया है, तो बात कुछ और ही है। ठीक है, मोर ओवर फुल कंसिडरेशन was paid to company on the date of allotment। फुल कंसिडरेशन जो है वो पेड है, तो 6 मंथ अंडरलाइन करो, फुल कंसिडरेशन अंडरलाइन करो। देखो सर ये गलती कैसे होती है, जब आप अपने समझ के बाहर जाके क्वेश्चन बना दो। तो आईसीआई क्या लिखता है इसके आगे आंसर में, आईसीआई लिखता है कि भैया 1 अप्रैल को तुमको अलॉट हुआ था, क्योंकि तुमने 6 महीने के बाद अलॉटमेंट किया, तो ये अलॉटमेंट जो ये तो 6 महीने के बाद ऑफर किया, इसलिए ये ऑफर जो है ये इनवैलिड है। आईसीआई की बात पढ़ के दिखाता हूं मैं, कहता है ऑफर फॉर सेल मेड बाय ZFG एसोसिएट is not in compliance with requirement of section 25 since it issued the offer document on 10th October, that is beyond the period of 6 months after allotment, there is invalid। अरे क्या बात कर रहे हैं, किसने बोला कि 6 महीने के अंदर ऑफर करना है? किसने बोला?
ऐसा तो कोई कंडीशन ही नहीं है सर। पर ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वेदर द ऑफर फॉर सेल मेड बाय द इंटरमीडियरी एंड दिस इज वैलिड एट लॉ। ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि तूने 6 महीने में ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं निकाला। सर ऐसा लॉ में ये थोड़ी लिखा है कि 6 महीने में ही निकालना है। पर ठीक है सर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि लुकिंग एट द above facts, comma, such issue does not fall under purview of सेक्शन 25। इसको सेक्शन 25 के प्रोविजन के अंदर नहीं डालेंगे। हमने क्या लिख दिया, ये सेक्शन 25 के हिसाब से नहीं है, ये यहाँ पे सेक्शन 25 नहीं घुसेड़ना है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किसका आंसर लिखेंगे सर, हम लोग लिखेंगे बुल इन्वेस्टमेंट्स का लिमिट, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसका हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम सर, लिखेंगे हम, लिखो, शेयर्स ऑफ श्रीधा लिमिटेड वर अलॉटेड ऑन 1st April 24। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सच शेयर्स वेर ऑफर्ड टू पब्लिक on 25th September 24, that is within 6 months from allotment। ठीक है। फिर लिखो therefore provision of section 25 is attracted and such document requires signature of 2 directors in the given case, comma, as it is signed by only one director, comma, such offer is invalid। ऑफर इज इनवैलिड, उस ऑफर को क्या माना जाता है, उस ऑफर को इनवैलिड माना जाता है, उस ऑफर को इनवैलिड माना जाता है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई क्या, कुछ तो समझ में आया क्या? हाँ बोलो। वो कह रहे चले गए, मैं तो तुमको देख भी नहीं पा रहा। हाँ ट्वीटू कहते हैं, क्या बोलती पब्लिक, एमसीक्यू टफ था ना, तो वो करवा दो सर, रिप्लाई एमसीक्यू वाला। बेटा पेपर टफ इसलिए लग रहा है ना क्योंकि खुद मेहनत नहीं कर रहे हो, बैठ के थोड़ी मेहनत तो करो, नहीं तो उसके 2 अटेम्प्ट पहले का भी पेपर ले लोगे ना, बैंड बच जाएगी। पेपर टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि बैठे हो ना, बैठ के देख रहे हो ना, टाइम पास कर रहे हो ना, खुद नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना रत्ती भर का, इतना सारा खुद से आना चाहिए ना। ये एग्जाम में कौन तुमको लिखवाएंगे क्या, इसी आके आ जाओ बेटा मैं लिखवा दूंगा, जाओ 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 जाओ, आ जाओ। ट्वीट, इधर आओ सर। अब सर इसी क्वेश्चन में देखो दूसरा पॉइंट था, एक कुबेर करके बंदा था जिसको 40% दिए, बाकी बचा हुआ। फर्दर ऑफर टू द पब्लिक शेयर्स थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट, वो भी पब्लिक के पास गया। ये कुबेर जो है टू whom balance shares were issued further offered to the public shares through an offer document. The board of directors of Shrida Bookmarks have opposed such offer document, claiming that the same does not contain the name of the person or entity bearing the cost of making such offer for sale. उसमें जो ऑफर फॉर सेल कर रहा है उसका नाम, जो कॉस्ट बेयर कर रहा है उसका नाम नहीं दिया हुआ है। सर ये सेक्शन नंबर 28 का प्रोविजन है। सर सेक्शन नंबर 28 क्या कहता है कि जब भी ऑफर फॉर सेल होता है तो जिस डॉक्यूमेंट से ऑफर फॉर सेल होता है उसमें बताओ कि वो कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है।
तो यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं वो सही है सर, कुबेर को डॉक्यूमेंट में कॉस्ट बतानी चाहिए, बताना चाहिए था कौन कॉस्ट बेयर कर रहा है, नहीं बताया, इनवैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, लिखो सर पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर 1 था इतना सारा जो हमने लिखा, इसको ऊपर लिख दो पॉइंट नंबर 1। अब लिखो पॉइंट नंबर 2। एज पर सेक्शन 28 read with rules, read with rules, prospectus issued under section 28, that is offer for sale, shall disclose name of person or entity bearing cost of making such offer। ठीक है, since document issued by Mr. Kuber does not include the same, such document is defective, defective माना जाएगा। Therefore contention of board is valid, contention of board is valid। लिखो सर, इसको खत्म करो, लिखो सर, लिख लिए सर, इसको लिख लिए। written guys, done। डन डना डन 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 डारा। ठीक है, क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो सर, डर सबको लगता है, पर ये चीजें क्या है, एक एक बार इस तरीके से समय देके लिख लो ना, तो देखो आपको समझ आया होगा। डिस्कम्फर्ट इसलिए था सर क्योंकि सेक्शंस जैसे कि बहुत सारे अजीब अजीब से सेक्शंस कवर करते आए थे जो यूजुअली नहीं कवर होता। पर उम्मीद करता हूँ सर आपको ये लिख करके थोड़ा सा कंफर्ट आया होगा। ठीक है दोस्तों, अरे बोलो यस और नो। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सर मेरे तरफ से आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें मेरी तरफ से हो चुकी है, इंक्लूडिंग आरटीपी एमटीपी जो होना चाहिए था, उसमें मैंने लिखवा भी दिया सर आप लोगों को सारी चीजें। तो आज के लिए बस यहीं तक रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों 16 को मैं आप लोगों के साथ एक लाइव मैराथन लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे सेक्शंस करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा। बट दैट्स इट। उसके बियॉन्ड दोस्तों आप ये चीज याद रखना कि आपकी सेल्फ स्टडी ही रंग लाएगी, ये सारे सेक्शंस बस बस तुमको बार बार मोटिवेट करने के लिए एक तरह से आते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी योर हार्ड वर्क एंड योर सेल्फ स्टडी दैट इज गोइंग टू हेल्प। ठीक है, चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। अंटिल देन, दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।